शाकंभरी विद्यापीठ की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कल तक हमने आवेश के मात्रा के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम घर्षण विद्युत के बारे में अध्ययन करेंगे। घर्षण विद्युत क्या होता है? देखो, मान लो दो वस्तुएं, इनको आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें क्या उत्पन्न होता है? विद्युत उत्पन्न होता है। उससे क्या कहते हैं? घर्षण विद्युत कहते हैं। देखिए, मान लो एक कांच की छड़ है, एक है कांच की छड़, कांच की छड़, ठीक है। और ये एक है रेशम का कपड़ा। क्या है? रेशम का कपड़ा, मान लो रेशम का कपड़ा, ठीक है। इन दोनों को आपस में रगड़ा जाता है तो देखो, कांच की छड़ से क्या होते हैं? ये कांच की छड़ है और ये है रेशम का कपड़ा। तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ जाएंगे? रेशम के कपड़े पर आ जाएंगे, ठीक है, आ जाएंगे। तो इनमें देखो, इस पर क्या आएगा? प्लस धनावेश और इस पर ऋणावेश। इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, ठीक है। अब देखो, आप एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लो बाल बात कंघा से, ठीक है, उसको बालों पर रगड़ते हो, ठीक है। फिर अगर उसको फिर हम कागज के टुकड़े के पास ले जाए तो कागज के टुकड़े क्या होंगे? कंघा के पास क्या होंगे? आकर्षित होंगे। उसी प्रकार मान लो आप कोई सीट पर बैठे हो, क्या बैठे हो? सीट पर घिसक के बैठते हो तो क्या होता है कि हम अगर अपनी कोहनी को अगर मोरी पर रखते हैं, यानी खिड़की पर रखते हैं, तो क्या होता है? हमें एक झटका लगता है। किसके कारण होता है? घर्षण विद्युत के कारण उत्पन्न होता है। मान लो हम सिंथेटिक के कपड़े को ना अपने शरीर से उतारते कहीं बाहर से आके तो चट चट की आवाज सुनाई देती है, वो भी क्या है? घर्षण विद्युत है, ठीक है। अब इसे ध्यान रखना। एक और है, इसका परिभाषा लिखता हूं मैं। ये तो है रगड़ने के बाद की अवस्था, रगड़ने के बाद की अवस्था, बाद की अवस्था। ये क्या है? रगड़ने से पूर्व की, रगड़ने से पूर्व की अवस्था, ठीक है। तो परिभाषा क्या होगी? परिभाषा हो गई, दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो घर्षण के कारण विद्युत उत्पन्न होती है। उत्पन्न विद्युत घर्षण विद्युत कहलाती है। क्या कहलाती है? घर्षण विद्युत कहलाती है, कहते हैं। यानी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उत्पन्न विद्युत को क्या कहते हैं? घर्षण विद्युत कहते हैं, ठीक है। मैं बता दिया, अगर हम रेशम के कपड़े को कांच की छड़ से रगड़ेंगे तो इस पर तो आएगा ऋणावेश और इस पर धनावेश। इनमें से क्यों होता है? इसका पता विद्युतदर्शी की सहायता से पता लगाया जाता है। अब मान लो एक नोट लिख लेना है। यहाँ पर एक नोट आता है। एक एबोनाइट की छड़ होती है, एबोनाइट की छड़, ठीक है। एबोनाइट की छड़ है, एबोनाइट, ठीक है। उसको अगर हम बिल्ली की खाल, तो देखी होगी आपको, बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो क्या होता है? बिल्ली की खाल पर तो ना क्या जाता है? धनावेश, और एबोनाइट की छड़ पर क्या जाता है? ऋणावेश। जितने इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा उतने इलेक्ट्रॉन ये त्यागेगा, ठीक है। यानी जितने इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा उतने ये क्या करे? त्याग करेंगे, ठीक है। आगे से देखिए, अब देखते हैं, बात करते हैं हम
आवेश के गुण, इसकी बात करते हैं, आवेश के गुण के बारे में बात करते हैं। घर्षण विद्युत हो गया। अब बात करते हैं आवेश के गुण। आवेश के गुण बोल सकते हो, गुण धर्म बोल सकते हो, और भी बोल सकते हो, ठीक है। आवेश के गुण धर्म में पहला पॉइंट हो गया आपकी, आवेश क्या होता है? आवेश एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। आवेश क्या है? एक अदिश राशि है, ठीक है। दो नंबर होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक तो प्लस का और एक माइनस का। देखो आवेश प्लस और माइनस दो होते हैं। इसका पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? इसका पता सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लगाया था। किसने लगाया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। किसने लगाया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पता लगाया था, ठीक है। अब देखो इन दोनों में क्या होता है? एक दूसरे को नष्ट करने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट हो गया आपको, ये क्या होते हैं? अगर देखो 3 नंबर पॉइंट लिख देता हूं इसमें, अगर स्थिर आवेश है, अगर स्थिर आवेश है, अगर आवेश क्या है? स्थिर है, तो क्या होगा? ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ठीक है। अगर आवेश गतिशील है, यानी गतिशील आवेश, गतिशील आवेश क्या है? गतिशील आवेश। अगर गतिशील आवेश है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। ये हो गया 3 नंबर पॉइंट। चौथा इसका गुण धर्म क्या है? आवेशों की योज्यता। क्या है? आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता क्या है? निकाय का कुल आवेश या नेट आवेश का बीजगणितीय योग उनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। देखो मान लो ये कोई निकाय है, इस पर क्या है? Q1 आवेश है, Q2, ये 4 आवेश मान लो, अलग अलग आवेश है, Q3 और Q4, ठीक है। इसमें क्या है? 4 आवेश है। इन निकाय का कुल आवेश उनके सभी कणों के बीजगणितीय योग होता है, ठीक है। आवेशों का क्या होता है? बीजगणितीय योग होता है। अब देखो बीजगणितीय योग क्या होगा? बीजगणितीय योग होता है। बीजगणितीय योग होता है अदिश राशियों का। किसका होता है? अदिश राशियों का। अदिश राशियों का क्या होता है? बीजगणितीय योग होता है। हाँ, इसको ध्यान रखना, इनको चिन्ह के साथ में ही लिखा जाता है। और सदिश योग पता है? सदिश राशियों का योग क्या होता है? सदिश योग होता है। अब मैं परिभाषा लिख देता हूं, निकाय का कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश या नेट आवेश उनके सभी कणों के आवेशों का निकाय का कुल आवेश उनके सभी कणों के आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। बीजगणितीय योग होता है। क्या होता है? बीजगणितीय योग। मान देखो Q बराबर क्या आएगा? Q1, Q2, Q3 ऐसे चल सकते, ठीक है। अब मान लो मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। मान लो ये आवेश है, इस पर क्या है? प्लस का Q आवेश, ये 3 आवेश कर देता हूँ इसमें, ठीक है। तो इसमें प्लस Q आवेश है और इस पर क्या दूसरा गुना देता हूँ आपको। मान लो ये क्या है?
एक निकाय है, ठीक है। उस पर ये क्या है, Q1 आवेश है, और यहाँ पर क्या है 4Q आवेश है माइनस के, और यहाँ पर क्या है प्लस के 7Q आवेश, ठीक है। इनको हमेशा के बीजगणितियों को हमेशा चिन्ह के साथ में ही दर्शाते हैं। तो देखो इनका कुल आवेश कितना होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, Q माइनस 4Q प्लस 7Q, ठीक है। अब देखो ये आप जोड़ तो आप करती होगी 7Q, तो कितने आ गए 4Q बच गया ना, प्लस के 4Q, ये इसकी क्या होगी बीजगणितीय योग हो गया, ठीक है। आगे इसका एक गुणधर्म और है, आवेशों का क्वांटीकरण, ये लिख लो। पांचों आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, क्वांटीकृत राशि क्या होती है। क्वांटीकृत राशि क्या होती है, क्वांटीकृत राशि होती है, मान लो किसी दुकान पर जाते हैं तो हम उससे 1 रुपए की, 2 रुपए की, 3 रुपए की, 4 रुपए की चीजें खरीदते हैं। कभी ऐसा क्या है भाई जी पावली की टोपी देते हो, कोई निकाली या पावली को सामान दो, कोई दे नहीं, 50 पैसा को दी कौन दे नहीं, कितना देश का पर ज्यादा 1 रुपया को, 2 रुपया को, 3 रुपये को, ये देश का तो यानी पे देखो एक का के पूर्ण गुणज के रूप में ही है नहीं। तो देखो क्वांटीकरण राशि की है, क्वांटी करते राशि, ये क्या होती है, ये होती है वह राशि जिसका आदान प्रदान एक निश्चित मूल मान के पूर्ण गुणज के रूप में ही संभव है, व्याख्या कहती है क्वांटीकृत राशि कहलाती है। यानी क्वांटीकृत राशि क्या होगी, वह राशि जिसका आदान प्रदान एक निश्चित मूल मान के पूर्ण गुणज के रूप में ही संभव है, क्वांटीकृत राशि होती है। मान लो किसी दुकान पर 1 रुपए की लेके 2 रुपए का सामान लेके 3 का लेके, तो देखो ये 1 गुणा 1, 2 गुणा 1, 3 गुणा 1 ऐसे चलते हैं। तो देखो ये 1 का सबका पूर्ण गुणज के रूप में है ना, तो ये क्या हो गई क्वांटीकृत राशि, यानी पूर्ण गुणज के रूप में ही संभव है। आगे चलते हैं, आवेश, मान लो कोई वस्तु है, ये वस्तु है, क्या है वस्तु, ये वस्तु है, उस पर देखो इससे इलेक्ट्रॉन एक निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं ना। कभी भी किसी वस्तु से अर्धपूर्ण पावरफुल इलेक्ट्रॉन को नहीं निकला है, कितना निकल सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन निकल से नहीं। देखो 1 इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज बनी है बे, अगर कोई वस्तु पर इलेक्ट्रॉन 80, तो देखो E माइनस का E माइनस का 2E माइनस का 3E, ए भी कैसे का पूर्ण गुणज के रूप में ही 80 इलेक्ट्रॉन का। तो क्या होगी परिभाषा, क्या होगी, आवेशों का 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन
आदान प्रदान, आवेशों का आदान प्रदान मूल आवेश ई के पूर्ण गुणज के रूप में ही संभव है। अतः आवेश क्या है? आवेश क्वांटीकृत राशि है। ठीक है, अगला इसमें देखो आवेश का क्वांटम या मूल आवेश क्या होता है, यही होता है। यहां पर लिख देता हूं मैं, आवेश का क्वांटम या मूल आवेश क्या होता है? ई होता है। ई का मान कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 गुना 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम होता है। ठीक है, अब देखो वस्तु पर आवेश देखो वस्तु पर आवेश, और वस्तु पर आवेश आएगा तो एक तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस एन ई, यानी एन क्या आता है यहाँ पर? एन होता है वस्तु से निकलने वाले या जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हो गया, आगे चलते हैं आवेशों का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण ये क्या होता है? आवेशों का संरक्षण से आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण वह गुण है जिसके कारण निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। अब देखो निकाय क्या होता है? दो या दो से अधिक कणों का समूह क्या होता है? निकाय होता है। अब मान लो कोई वस्तु पर ये वस्तु है ठीक है, इस पर कोई आवेश नहीं है, इस पर भी कोई आवेश नहीं है, तो 0 + 0 क्या हो गए? 0 हो गए। अब मान लो कोई वस्तु है, इस वस्तु से 5 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तो इसमें देखो इसमें भी कितने आएंगे? 5 ही आएंगे ना। तो देखो प्लस के 5 माइनस के 5 बराबर क्या हो गया? 0। ठीक, आवेश का संरक्षण क्या हो गया? आवेश का संरक्षण वह गुण है जिसके कारण निकाय का कुल आवेश निहित रहता है, यानी जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतने इलेक्ट्रॉन को दूसरी वस्तु क्या करेगी? ग्रहण करेगी। ऐसा थोड़ी ना है अगर ये चार इलेक्ट्रॉन त्याग कर तो ये तीन गया नहीं, जितने इसने त्यागे उतने उसने क्या किया? ग्रहण कर लिया। अब आते हैं आवेशों की निश्चितता।
आवेशों की निश्चितता। ये क्या होती है? आवेशों की निश्चितता क्या होती है? चाहे वस्तु गतिशील हो, चाहे वस्तु स्थिर अवस्था में हो, आवेश का मान हमेशा क्या रहता है? निहित रहता है। यानी कोई वस्तु आवेश वस्तु की स्थिर अवस्था, वस्तु की स्थिर अवस्था, वस्तु की स्थिर अवस्था व गतिशील अवस्था, गतिशील अवस्था दोनों में आवेश का मान नियत रहता है। Q बराबर स्थिर आवेश, Q बराबर गतिशील, यानी स्थिर आवेश और गतिशील आवेश हमेशा क्या होते हैं? नियत रहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना है, कल आगे इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज हमने पढ़ लिया आवेशों के गुण पढ़ लिए, घर्षण विद्युत के बारे में पढ़ा। कल हम इसके आगे के बारे में जानकारी देंगे।